तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी 10+2 के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बिहार स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे पूरा कर लेते हो तो आपका बिहार स्पेशल से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। दोस्तों ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट आपको इस वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। दोस्तों इसमें आप लोगों को 30 क्वेश्चन दिए गए हैं और सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। और जैसे ही ये क्वेश्चन खत्म होते हैं उसके बाद 31 से क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते जाएगा और देखते हैं दोस्तों कि आपको 30 क्वेश्चन में से कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। एग्जाम के व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसे बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना, और आपको इसमें से कितना नंबर आता है लास्ट में आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है 20 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च और ऑप्शन नंबर डी 25 मार्च। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों बिहार की राजधानी क्या है? ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी पूर्णिया, सी दरभंगा या फिर डी मुंगेर। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार का उच्च न्यायालय कौन सा है? तो दोस्तों बिहार का उच्च न्यायालय ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी सारण, ऑप्शन नंबर सी काशी या फिर मगध। तो दोस्तों सही जवाब है पटना। बिहार का राजधानी भी पटना है और बिहार का उच्च न्यायालय भी पटना ही है। आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए है हिंदी एवं उर्दू, संस्कृत एवं उर्दू, हिंदी एवं संस्कृत या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा हिंदी एवं उर्दू। बिहार की जो राजकीय भाषा है, दो भाषाएं हैं, हिंदी और उर्दू। आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजकीय वृक्ष है, बिहार की राजकीय वृक्ष है ऑप्शन नंबर ए बेल, ऑप्शन नंबर बी पीपल, ऑप्शन नंबर सी आम या फिर नीम। दोस्तों इसका सही जवाब है पीपल। बिहार का जो राजकीय वृक्ष है पीपल है। आप लोग देखोगे कि आपका जो फॉर्म आप लोग भरते हो बीएसएससी का, तो उसमें पीपल का ना एक पेड़ बनाया हुआ होता है। ठीक है, तो वो पीपल का पेड़ क्या है, बिहार का राजकीय वृक्ष है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? आई होप कि आपको ये सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए कमल, गेंदा, गुलाब या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में देना, मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार का राजकीय पशु क्या है? दोस्तों बिहार का राजकीय पशु क्या है? ऑप्शन नंबर ए गाय, ऑप्शन नंबर बी बैल, सी भैंस या फिर डी घोड़ा। दोस्तों इसका सही जवाब है बैल। बिहार का जो राजकीय पशु है वो है बैल। आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजकीय पक्षी क्या है? ऑप्शन नंबर ए हंस, बी मुर्गी, सी कोयल या फिर डी गौरैया। दोस्तों सही जवाब है इसका डी गौरैया। गौरैया राजकीय पक्षी है बिहार का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार का प्रमंडल है, दोस्तों बिहार में कितने प्रमंडल हैं? ऑप्शन नंबर ए 7, 8, 9 या फिर 11। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 9। बिहार में टोटल प्रमंडल कितने हैं? 9 हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार का जिला है, यानी कि बिहार में टोटल कितने जिले हैं, जिलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 32 या फिर 34, 36 या ऑप्शन नंबर डी 38। दोस्तों इसका सही जवाब है कि बिहार में जिलों की संख्या 38 है। टोटल 38 जिले बिहार में हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार का अनुमंडल है, यानी क्वेश्चन ये पूछा है दोस्तों कि बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 95, ऑप्शन नंबर बी 101, ऑप्शन नंबर सी 105 एंड ऑप्शन नंबर डी 119। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 101। बिहार में टोटल 101 अनुमंडल हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? दोस्तों ये जो
जनगणना हुआ था 2011 में, उसके हिसाब से है। तो ऑप्शन नंबर ए 21। अभी तो मुझे लगता है बहुत से हो गए हैं, लेकिन अभी हम लोगों को याद करना होगा उसी समय का, क्योंकि एग्जाम में वही आएगा। ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी 25, या फिर ऑप्शन नंबर डी 30। दोस्तों ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है और मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं, चलिए इसका सही जवाब ये बता देता हूं मैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या टोटल 21 है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बेगूसराय, दरभंगा, पटना, या फिर मधुबनी। दोस्तों इसका सही जवाब है पटना। पटना बहुत बड़ा जिला है और इसमें जनसंख्या भी बहुत ही ज़्यादा है, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का सी, पटना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग देख लेना, क्योंकि एग्जाम में ना क्वेश्चन आ जाता है और क्वेश्चन का जो ऑप्शन होते हैं इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। ऐसे ऑप्शन बनाया जाता है ना, जिससे कि समझ में नहीं आता, आदमी कंफ्यूज कर जाता है। तो आप इसे ध्यान से देखना, और आप इसे एक दो बार बना लोगे ना तो कंफर्म हो जाएगा। ये वाला दोस्तों पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, टोटल इसमें मैं आप लोगों को टोटल 100 एंड 150 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये आप एक बार कर लोगे ना दोस्तों, तो आपका इसके बाद आपको ना बिहार से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बिहार से आपको पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल पे। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम लोग रहते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मुंगेर, ऑप्शन नंबर बी शेखपुरा, ऑप्शन नंबर सी सीतामढ़ी, या फिर खगड़िया। दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, शेखपुरा। शेखपुरा में जनसंख्या बहुत ही कम है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है मुंगेर, ऑप्शन नंबर बी सहरसा, ऑप्शन नंबर सी है औरंगाबाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी मधेपुरा। दोस्तों कम लिंगानुपात का मतलब होता है कि ऐसा जगह जहाँ पे स्त्री और पुरुष का जो संख्या है वो कम है, मतलब स्त्री का संख्या पुरुषों के अनुपात में कम है। जैसे 1000 पुरुष पे कितने महिलाएं हैं, तो सबसे कम वाला लिंगानुपात वाला जगह कौन सा है बिहार में? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा मुंगेर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुंगेर। मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात वाला जगह है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है समस्तीपुर, शिवहर, गोपालगंज, या फिर पटना। तो इसका जो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गोपालगंज। गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला माना गया है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यानी कि बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जहां के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं? ऑप्शन नंबर ए रोहतास, ऑप्शन नंबर बी नवादा, ऑप्शन नंबर सी पटना, या फिर ऑप्शन नंबर डी दरभंगा। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रोहतास। रोहतास के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गया, बी पूर्णिया, सी समस्तीपुर, या फिर डी खगड़िया। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्णिया। पूर्णिया के लोग सबसे कम पढ़े लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए किशनगंज, बी मुजफ्फरपुर, सी सहरसा, या फिर डी मधुबनी। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? दोस्तों अगर ये पूछ लेता है एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो ये भी पूछ सकता है कि सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अररिया, ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर सी भोजपुर, या फिर बक्सर। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर बी। औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? तो ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा ठंडा है ना? तो ऑप्शन नंबर ए किशनगंज,
ऑप्शन नंबर बी कैमूर, ऑप्शन नंबर सी गया, या फिर ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर। दोस्तों कहा जाता है कि गया एक ऐसा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और सबसे ज्यादा ठंडी भी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, गया जिला। गया जिला में सबसे ज्यादा गर्मी भी पड़ती है और ठंडी भी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? भागलपुर, दूसरा दरभंगा, मधुबनी या फिर पटना। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा पटना। पटना सबसे बड़ा नगर है पूरे बिहार का। आगे बढ़ते हैं। मूल रूप से बिहार का शब्द का अर्थ क्या है, यानी कि बिहार का जो मतलब है उसका क्या मतलब निकलता है बिहार से? तो दोस्तों बिहार का मतलब होता है ना, बिहार सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जब हम लोग का बौद्ध भगवान जब यहाँ पे थे, उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो बिहार में ही थे, गया जिला में। तो वहाँ पे जब उनके जो चेले लोग थे, बहुत उनके जो अनुयायी लोग थे, तो वो बहुत दूर दूर तक भ्रमण करते थे अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। तो बिहार में क्या होता था ना कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे उन लोगों के रहने के लिए मठ बनाया जाता था। तो बौद्ध मठ इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? 6 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1929, 15 अप्रैल 1930 या फिर 7 अप्रैल 1934। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 15 अप्रैल 1930। 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हो गया था। आगे बढ़ते हैं। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। बिहार को पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1896, 1906, 1911 या फिर 1936। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1906 को मांग की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार का मुगल बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसे आप ऐसे मत लीजिएगा, आप इसे बिल्कुल भी कैजुअली मत लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि बहुत दिन के बाद आपका ये जो 10+2 का जो एग्ज़ाम होगा, बहुत 2014 के बाद होगा, तो बहुत उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसे आप लोग एक बार कर लोगे, एक एक नंबर दोस्तों, एक एक नंबर का यहाँ पे वैल्यू है, क्योंकि एक एक नंबर कट ऑफ के बीच में डिफरेंस पैदा कर देगा दोस्तों। और आप लोगों को पता है कि फॉर्म कितने लोग फॉर्म भरे हुए हैं, तो बहुत सारे लोग बीपीएससी तैयारी करने वाले किए हुए हैं, तो आप लोगों का जो कंपटीशन है बहुत ही बड़े बड़े महारथियों से है दोस्तों, तो ये समझ के चलिएगा और इसे बिल्कुल भी अनदेखा मत कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो पुराना वाला चैनल था ओके सर, पता नहीं वो किसी वजह से हैक हो गया है और मैं उसे नहीं एक्सेस कर पा रहा हूं। तो प्लीज़ ये मेरा नया चैनल है, आप इसे बिल्कुल सपोर्ट कीजिएगा। ये मेरा जो चैनल है बिल्कुल, ये नया चैनल मैंने बनाया है, इसे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके के क्वेश्चंस और सारे अपडेट्स लाते रहूँगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन में। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1504, ऑप्शन नंबर बी 1540, ऑप्शन नंबर सी 1580 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1600। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1580, यानी कि मुगल साम्राज्य के रूप में बिहार का गठन कब हुआ था? 1580 में हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? दोस्तों अभी के वर्तमान में टोटल कितने सदस्य हैं विधान सभा में? ऑप्शन नंबर ए है 240, ऑप्शन नंबर बी 243, ऑप्शन नंबर सी 245, ऑप्शन नंबर डी 246। दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विधानसभा में टोटल 243 सीटें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार के लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 20, 25, 30 या फिर 40। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 40। लोकसभा के लिए 40 लोग चुने जाते हैं बिहार से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916, 1917, 1918 या फिर 1921? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ये मेरे एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है और मुझे बहुत ही अच्छे से याद है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि साल ईस्वी सन ये सब जल्दी याद नहीं होता है लो। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1916, ऑप्शन नंबर 1। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। बिहार में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? बिहार में टोटल राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ऑप्शन नंबर ए 12, 14, 15 या फिर 16? दोस्तों राज्यसभा की टोटल सीटों की संख्या बिहार में टोटल 16 सीटें हैं। आपका जो ऑप्शन नंबर डी है 16 सीट, ये ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। टोटल 30 क्वेश्चन थे और आप लोगों का कितना इसमें नंबर आता है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ये सब चीज़ों की क्लास करना चाहते हो बिल्कुल बेसिक लेवल से, अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है तो मैंने क्लास स्टार्ट किया हुआ है और आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। अगर आप कभी पहले नहीं पढ़े हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी। दोस्तों जियोग्राफी इतना टफ क्वेश्चन हो जाता है ना कि समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की हुई है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ रहा है, आप लोगों को भी आएगा, तो आप एक बार जाके उसे ज़रूर देख लेना। और हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों स्टैटिक जीके। दोस्तों स्टैटिक जीके में इतने सारे ट्रिक्स लेके आया हूँ दोस्तों कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। मज़ा के साथ साथ आपको पढ़ाई भी बढ़िया हो जाएगा। मतलब आप एक बार में अगर देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे मैंने 2-3 क्लासेस अपलोड की हुई हैं, तो आप लोग एक बार जाके देख लेना। और आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस पर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो आप कमेंट में सेकंड पार्ट आप लिख देना, सेकंड पार्ट 2 लिख देना। मैं इसको जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश, जितना जल्दी से जल्दी हो सके मैं इसे लेके आता हूँ। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आपको, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।